Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं ICAR IARA टेक्नीशियन 2020 के लिए जो वैकेंसी आई है। इसमें पर्टिकुलरली सोशल साइंस के अंदर मैंने आपको पूरे सिलेबस का बाइफर्केशन दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इवन मैंने उसमें आपको चैप्टर्स के नाम तक बता दिए हैं कौन कौन से पढ़ने हैं इसके अंदर, क्योंकि सोशल साइंस बोलने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको इसमें हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, देन आपका एक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या चीज़ें पढ़नी है, उनका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया हुआ था। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दो। तो एक बार हम इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर वाइज पूरी, आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आप पढ़े हुए हो, मैं चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और उसका ही ये रिजल्ट है कि हमने अभी 80 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं आउट ऑफ 225। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में अभी जिसका रिजल्ट आया है। तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, समझनी होती है, और इसके बाद में मेहनत आपकी होती है। ठीक है ना, मेहनत आपको करनी है। टीचर बस अपना 20% जो उसका एक योगदान होता है वही दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है और करनी है। दूसरी बात, मैं जब भी कोई भी लेक्चर लेता हूँ, इवन मैं मेरी कोई भी वीडियो आती है, आपको पेन और पेपर हमेशा साथ में लेके बैठना है, तभी उसकी एफिशिएंसी आपके साथ बन पाएगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और दूसरी इसके अलावा बात जो है वो ये है कि मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना है और उनको समझना है। ठीक है, तो आप साथ में पेन पेपर लेके बैठो, समझते जाओ सारी की सारी चीज़ों को। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें पढ़नी है वो डेवलपमेंट के ऊपर ही बात करनी है। इससे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारे यहाँ से हमारे कंसेप्ट जो है निकल के आ रहे होंगे। उसके लिए हमें डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करना है। इवन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं कई सारे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जब तक आप मेरी बातों को सुनोगे नहीं बहुत अच्छे से, तब तक आपको वो क्लैरिटी आएगी नहीं। ठीक है ना, तो मेरे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इतनी सी बात क्लियर है। चलो सीधा अभी लेक्चर शुरू करेंगे, फिर मैं आपको लेक्चर के बाद में जो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट। अभी हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, जिसका नाम क्या होगा, डेवलपमेंट। इसमें हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, फिर इसके बाद पर कैपिटा इनकम, जो भी फिर धीमे 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 टर्म्स आते हैं ना वो इंट्रोड्यूस होंगे। और इससे रिलेटेड आपके जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, समझना अभी मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, यानी कि आपके यहाँ से कुछ एग्जांपल्स बनेंगे, फिर उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि सर हमारी जॉब लग जाएगी, हमारे पास में मनी आएगी, पैसा वगैरह आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन जाके मैं यहाँ पे, एक हमारा किसान बैठा हुआ है, ठीक है, ये हमारा किसान बैठा हुआ है, मैंने जाके उससे पूछा कि भाई ये जो डेवलपमेंट है, ये विकास होता है, ये क्या है। तो वो यही बोलेगा कि हमारी जो फसल हो रही है वो टाइम से होती रहे, हमें खेती के लिए पानी मिलता रहे टाइम से, और हम हमारी फसल को जो है वो एक एमएसपी मिले और हम उसे आराम से बेच पाएँ, बीच में ज़्यादा बिचौलियों को हमें पैसा ना देना पड़े। यानी कि जो इंटरमीडिएटरीज़ होते हैं उसमें पैसा खर्च ना हो, हमें हमारी फसल का अच्छा खासा पैसा मिल जाए, तो हमारे लिए वही विकास है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, एक लड़का है, ठीक है, मैंने उससे पूछा, यहाँ पे वो पढ़ा लिखा है, बढ़िया ग्रेजुएट बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि यार यहाँ पे ये बताओ कि डेवलपमेंट क्या है। वो बोलेगा कि अगर जॉब्स वगैरह सही से मिल रही हैं, हमारी पढ़ाई ठीक से हुई है, स्किल मिली हुई है, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग हमने करी है, हमें हमारी जॉब मिल जाएगी, हम अपना लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, वही हमारे लिए डेवलपमेंट है। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एक बंदा बोल रहा है पैसा मिलेगा, एक बोल रहा है कि एमएसपी मिलेगा, एक बोल रहा है कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये जो डेवलपमेंट की मीनिंग है, वो डेवलपमेंट की कोई मीनिंग नहीं होती है। मीनिंग होती है हर एक पर्सन के हिसाब से। डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी, बदलती जाएगी। जिस भी पर्सन से मैं पूछूंगा कि ये विकास होता क्या है ना। अब मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या था, एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री का क्या है, मालिक है, ठीक है, एक फैक्ट्री का ओनर है कोई। मैंने उससे जाके पूछा ये बताओ यार डेवलपमेंट है, तुम्हें डेवलपमेंट किस फॉर्म में चाहिए। तो उसने कहा यार हमारे यहाँ पे जो है ना, हमारी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो सरकार क्यों ना ये आसपास पास में जो एक रिवर जा रही है, यहाँ पे एक डैम लगा के अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करवा दे, तो हमारे लिए वही डेवलपमेंट होगा। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है। फिर वहीं पे उसी नदी के पास में एक ट्राइबल एरिया था, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे गांव के आदिवासी लोग रहा करते थे। मैंने जाके उनसे पूछा,
मैंने कहा कि अगर अगर हम यहाँ पे डैम बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, तो क्या आपके लिए ये यहाँ पे मतलब खेती वगैरह कर देते हैं, इनके आसपास यहाँ पे नदी के पास खेती है। तो ये कहेंगे नहीं भाई, ये तो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे डैम आप बना दोगे तो कहीं ना कहीं नदी का पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो हम जहाँ खेती करते हैं वहाँ पे पानी भर जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा, फसल सड़ जाएगी। ये जो अगले आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इसकी फैक्ट्री में काम बढ़िया हो रहा है, इसका तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो लोग हैं इनका तो क्या हो जाएगा, इनका डेवलपमेंट पॉजिटिव की जगह निगेटिव जाएगा, है ना। तो बेसिकली मैंने कहा ठीक है यार, इसका मतलब तो ये भी हो गया कि एक बंदे का डेवलपमेंट दूसरे बंदे का यहाँ पे क्या हो सकता है, डिप्रेसिएशन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है भाई, डिप्रेसिएशन हो सकता है, यानी कि उसका घाटा हो सकता है किसी एक का जो विकास है। तो मैंने गाँव वालों से पूछा कि भाई आप कह रहे हो मैं यहाँ पे बड़ा सा डैम ना बनाऊँ, इलेक्ट्रिसिटी ना बनाऊँ, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो बोलेगा सर ऐसा करो कि यहाँ पे आप छोटा सा डैम बना दो, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे जो नदी का पानी है वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, हम उससे अपनी जो हमारे यहाँ पे दूर को यहाँ पे खेत वगैरह हैं इनमें हम यहाँ सिंचाई कर पाएंगे, और हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी खेती की, और उससे हमें यहाँ पे फायदा होगा, यही हमारे लिए विकास है। मैंने कहा ठीक है, अब आपका जो विकास हो रहा है उससे इसका विकास नहीं हो पा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं डेफ़िनेशन जो आपके डेवलपमेंट की है वो अलग-अलग है, और कहीं न कहीं हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि किसी और का डेवलपमेंट दूसरे का डिप्रिसिएशन हो गया। मैंने आपको ये कुछ नज़रिए दिखाए कि डेवलपमेंट किस तरीके से डिफ़र करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, यहाँ पे देखो एक लाइन मैं आपको लिखा रहा हूँ अब, कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स पर्सन्स कैन हैव, क्या होता है भाई, जो अलग अलग लोग होते हैं उनके पास में हो सकता है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग विकास की परिभाषा होती है, विकास का यहाँ पे उनके लिए महत्व होता है। एक बात क्लियर। फिर मैंने आपको दूसरी बात क्या समझाई थी, यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि व्हाट कैन बी डेवलपमेंट फॉर समवन, यानी कि किसी के लिए जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट फॉर समवन यानी कि किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है, दैट कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों समझ लो एक बार ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो दूसरे के लिए विकास है वो किसी एक के लिए क्या होगा, बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो दो चीज़ें हैं। अब मैंने कहा ठीक है यार, अगर ये डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशन है हर किसी के लिए, अब मुद्दा मेरे सामने ये खड़ा हुआ, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ना किसी भी देश के डेवलपमेंट की, तो मैंने कहा यार डेवलपमेंट तो जब भी हम, आपने देखा भी होगा, हम क्या बोलते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री है दूसरी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो अब आप कहोगे सर, एक बच्चा बैठा हुआ था, मैं उसको यही सब कहानी सुना रहा था, तो उसने कहा सर ये जो आप बोल रहे हो कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है, फिर हम किसी भी देश को डेवलप्ड कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग लोग होंगे, और अलग अलग लोग हैं तो उनके लिए डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी कंट्री का डेवलप कर दो। अब मैंने आपसे यहाँ पे दोनों बातें बोली हैं कि एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो ओवरऑल पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो, है ना। बात को समझ पा रहे हो, बहुत ही गहरी बात है ये। हम्म। तो भाई यहाँ पे हमें समझ में आया कि अब हम ये कैसे पता करें कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। इवन ये भी होता है, देखो एक नज़रिया मैं आपको यहाँ पे तीसरा नज़रिया दिखाता हूँ। तीसरा नज़रिया हम देखेंगे तो, अब सपोज करो मैंने जाके साउथ अफ्रीका वाले लोगों से पूछा, जब मैंने आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड सिस्टम पढ़ाया था। कौन सा सिस्टम पढ़ाया था? अपार्थाइड सिस्टम। अब सोचो वहाँ के जो ब्लैक लोग थे, वहाँ पे जाके अगर मैं उन लोगों से पूछता कि भाई ये बताओ तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो लोग क्या बोलते कि हमारे लिए डेवलपमेंट तो वही है कि हमें क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, यानी कि हमें इक्वलिटी मिले, एक इज्जत से हम रह पाएँ पूरी सोसाइटी में, यानी कि रिस्पेक्ट मिले। तो उनके लिए अब डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे मनी या फिर उनका डैम की ज़रूरत या फिर इरिगेशन की ज़रूरत, उनका कोई मटेरियलिस्टिक यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है उन्हें। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे, बड़े ही ध्यान से सुनना है चीज़ों को। मैंने क्या बोला, उनको कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उन्हें क्या चाहिए यहाँ पे, उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। उनके लिए जो डेवलपमेंट है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, यानी कि भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है। उनको तो क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, यही उनके लिए डेवलपमेंट हो गया।
कि और सिक्योरिटी मिल जाए उनको थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको एक तीसरा यहाँ पे मैंने फेज भी दिखाया कि डेवलपमेंट मटेरियल से हटके, भौतिक सुख से हटके भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होता है ना किसी भी पर्सन के लिए, वो एक मिक्सचर होता है, यानी कि मिक्स ऑफ गोल्स होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट आखिर है क्या, तो बोलना डेवलपमेंट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स या फिर मिक्सचर ऑफ गोल्स, जिसमें कि कुछ मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ अनमटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी कुछ भौतिक होते हैं, कुछ अभौतिक होते हैं। जैसे कि हर पर्सन को यहाँ पे क्या चाहिए डेवलपमेंट में। आप मैं आपसे अभी पूछूं कि मैं तो आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको काफ़ी लेटेस्ट से मैं आपको 12 लाख पर एनम की जॉब दे देता हूँ, बट मैं उसमें बिल्कुल आपको अपना स्लेव बना के रखूँगा, तो वो क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट क्या है? वो मिक्सचर है गोल्स का, उसमें मटेरियलिस्टिक है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी भी मांग रहे हो आप, रिस्पेक्ट भी मांग रहे हो, उसमें आपके पास में जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं रहने के लिए, यानी कि एक घर हो, एक जो आप बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या हो आपके पास? बेसिक एमिनिटीज़ फॉर लाइफ, है ना। अच्छा, इन सब चीज़ों को नोट करते जाना, और आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि समझना बेसिक चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे आओ, यहाँ तक ये चीज़ नोट डाउन करके रख लेना कि मैंने बात करी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के मैंने आपको 3 फेज़ दिखाए कि ये क्या होता है, बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ गोल्स होता है लोगों के लिए। यानी कि लोग क्या करते हैं ना कि वो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं, भौतिक चीज़ें देखते हैं और अभौतिक चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये तो एक कहानी होगी कि ये मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है। मैंने कहा एक मिक्सचर ऑफ गोल्स होता है, अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं, जिसमें इक्वलिटी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और उनको ज़िंदगी जीने लायक यहाँ पे अपना पैसा वगैरह भी चाहिए और एमिनिटीज़ चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है यार, चलो डेवलपमेंट समझ में आता है, अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे? नेशनल डेवलपमेंट की। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या है हमने समझ लिया, बट नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? अब यहाँ पे दो लोग खड़े हुए थे, ठीक है ना। एक बंदा ए खड़ा हुआ था, एक बंदा दूसरा खड़ा हुआ था, ठीक है। ये ए है, ये बी है। अब देखो, बिल्कुल अपना माइंड खोल देना अब यहाँ पे, ठीक है। मैं पर्सन ए के पास गया, मैंने कहा यार ये बताओ तुम्हारी समझ में नेशनल डेवलपमेंट क्या है? तो इसने कहा कि एक काम करो भाई, हम देखो डिफेंस पे इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसकी जगह अगर हम अपने देश के अंदर स्कूल्स वगैरह बनाएं, क्या करें, स्कूल बनाएं और कहीं ना कहीं लोगों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, ठीक है ना। क्या करें? इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इनका मतलब बहुत ही ध्यान से समझते जाना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर तरफ से डेवलपमेंट हो, यानी कि हर प्रकार के वर्ग का, जितने भी यहाँ पे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, कहीं ऐसा ना हो कि हम डेवलप करने के चक्कर में ऐसा जो अपर सोसाइटी के लोग होते हैं, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, वही अगर डेवलप होते जाएंगे तो यहाँ पे अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या बोलता है कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, जो आपका लोअर सेक्शन है, जो मिडिल सेक्शन है, जो अपर सेक्शन है, सभी के सभी डेवलप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर अगर अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे अकेला डेवलप करने लग गया तो पूरी सोसाइटी बिखर जाएगी, है ना। जो बीच में गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, हेल्थ की, एजुकेशन की, है ना। तो ये सब चीज़ें, और उनको सिक्योरिटी मिले लोगों को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं पर्सन बी के पास गया, मैंने कहा कि ये पर्सन ए बोल रहा है, क्या ये ठीक बात है? पर्सन भी बोला एक बात बताओ, अगर आपके देश के बॉर्डर पे या फिर आपके देश के डिफेंस सिस्टम पे आप पैसा नहीं लगाओगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा ना। क्योंकि अगर बाहर से ही सिक्योरिटी नहीं है, सपोज करो बाहर से हमारे ये अगर हमारे पास रॉ ना हो, हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत ना हो, तो कोई भी आतंकवादी अंदर आके, ये हमारे जो पड़ोसी बैठा हुआ है हमारा, वो तो इतना है कि वो कभी भी घुस के आ जाए, है ना। तो जब अगर वो आएगा, तो अभी आपने देखा हमारा 26/11 हुआ, तो कितनी ज़्यादा इससे यहाँ पे हानि होती है हर किसी चीज़ की। तो उससे अगर वो बार बार आके इस तरीके के इंसिडेंट्स होंगे तो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो छोड़ो, कोई भी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा यार नेशनल डेवलपमेंट में तुम दोनों की बातें मुझे ठीक लग रही हैं, यानी कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करना है लेकिन हमें सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आई यहाँ पे कि डिफरेंट पर्सन्स का जो ओपिनियन होता है, यानी कि उन लोगों का जो नोशन होता है, बेसिकली जो उनकी ओपिनियन है, जो उनकी राय है,
उसको नोशन बोला जाता है, उनकी राय जो है वो अलग-अलग हो सकती है, यहाँ तक कि आपस में मतभेद भी हो सकता है उनकी राय में। अब मैंने देखा ए और बी क्या बोल रहे थे, ए बोल रहा था कि सिक्योरिटी की जगह इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो, बी बोल रहा था कि इंक्लूसिव की जगह सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन कहीं न कहीं बातें दोनों ही सही है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब आप अंदर से भी मजबूत रहो, बाहर से भी मजबूत रहो, ठीक है? तो यही चीज़ है। तो कहीं न कहीं आपको ये ऑप्शन में वो क्वेश्चन डाल के देगा कि अलग-अलग पर्सन की जो है वो अलग-अलग नोशन होता है, इवन कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है राय दोनों लोगों की नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, ये कन्फ्लिक्टिंग वर्ड देख करके इसको सोचते हैं कि ये गलत तो हो ही नहीं सकता, इसको राइट करके इसको रॉन्ग करके आ जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग नोशन जो है अलग-अलग लोगों का हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर? चलो। तो हमने यहाँ पे ऊपर एक बात करी थी कि अलग-अलग कंट्रीज़ को हमने बोला हुआ है कि ये कंट्री कैसी है, ये डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है। एक कंट्री हमने 3 कैटेगरीज़ बना के रखी हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और कुछ इसके भी नीचे हैं जो अंडर डेवलप्ड बोली जाती हैं, या फिर वो कहीं न कहीं आती डेवलपिंग की कैटेगरी में ही हैं लेकिन काफ़ी नीचे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वो कौन से पैरामीटर हैं जिनमें हमने ये डिफाइन किया कि ये कंट्री, जैसे कि मैंने कहा ये 3 कंट्री पड़ी हुई हैं, 4 कंट्री पड़ी हुई हैं। इनमें से आप कैसे बताओगे कि कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है? क्योंकि कहीं न कहीं लोगों की राय ही अलग है। आपने कहा ऊपर उनके ओपिनियन डिफरेंट है, नोशंस डिफरेंट हैं। नेशनल डेवलपमेंट को लेके आपने ये भी कहा कि सर जो डेवलपमेंट है वो भी अलग-अलग डेफिनेशन होती है हर किसी के लिए। तो अब हम डिफाइन कैसे करें? क्योंकि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर तो एक लेना पड़ता है ना। तो एक पैरामीटर आप कैसे लोगे सर, ये एक क्वेश्चन खड़ा हुआ, है ना? तो मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है। सपोज़ करो कि एक बच्चा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कहा कि एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, एक बच्चा सी है। ये जो बच्चा ए है ये स्टडियस बहुत है, ठीक है ना? यानी कि बहुत पढ़ता है, बट ये फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? ये फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। और बी वाला जो बंदा है ये आपका काफ़ी हेल्दी है और ये स्पोर्ट पर्सन है, यानी कि काफ़ी अच्छा खेलता है, ठीक है? स्पोर्ट्समैन है। और जो सी पर्सन है ये डेडिकेशन से काम बहुत करता है ये, लेकिन स्पोर्ट्स में भी एवरेज है और पढ़ने में भी एवरेज है, लेकिन ये लोगों के साथ इसमें घुलने मिलने की जो क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अब सपोज करो मैं यहाँ पे मैंने एक टीम बनाई हुई है और उस टीम में मुझे कैप्टन डिसाइड करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे सपोज करो कबड्डी की भी नहीं, क्रिकेट की ले लो, आप लोग क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा खेलते हो ना। चलो, क्रिकेट की टीम के लिए मैंने कहा कैप्टन बनाना है, तो क्या मैं ए को बनाऊंगा? ये तो स्पोर्ट्स भी अच्छा नहीं खेलता, तो नहीं बनाऊंगा। बी वाला हेल्दी तो है, मतलब खेलता तो अच्छा है, लेकिन ये अगेन ये फ्रेंडली नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता अच्छे से नहीं है। मैंने कहा सी वाला पर्सन यहाँ पे मुझे कैप्टन बनाना है, क्योंकि इसकी डेडिकेशन लेवल बहुत बढ़िया है और खेलता भी ठीक ठाक ही है, पढ़ता भी ठीक ठाक ही है, यानी कि एवरेज बंदा है, लेकिन इसका जो डेडिकेशन है, लोगों के साथ घुलने मिलने वाला जो गुण है, वो मुझे चाहिए कैप्टन बनाने के लिए। इसलिए मैंने उठा के यहाँ पे कैप्टन बना दिया। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, इन तीनों को डिफरेंशिएट किया। किस बेसिस पे? जिस बेसिस की मुझे जरूरत थी कैप्टन बनाने के लिए, जिस क्वालिटी की जरूरत थी, उसके बेसिस पे मैंने इन तीनों में देखा किसके अंदर वो क्वालिटी है, उसको बना दिया। अब ऐसे ही जब हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं उस कंट्री की इनकम, ठीक है ना? क्या देखते हैं? इनकम। क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखो ये जो इनकम है, अगेन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पैरामीटर है हमारा इनकम का, क्या वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को डिफरेंशिएट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? तो परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले से समझा रखा है कि यहाँ पे सबके अलग अलग डेवलपमेंट की चीजें हैं, अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इन तीनों में बेटर है। तो ऐसे ही जो ये इनकम का पैरामीटर है वो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जितने भी पैरामीटर अवेलेबल हैं उन सब में ये बढ़िया है। क्लियर है इतनी सी बात? बात समझ रहे हो ना? थोड़ी बहुत दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे तो और चीजें क्लैरिफाइड होंगी। चलो, अब थोड़ा-सा एक बार नीचे आते हैं और हम इस अपनी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने बोला यार इनकम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री की इनकम कितनी है उसके बेसिस पे बोल देते हैं ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अब एक बात समझना आप, मैंने कहा कंट्री की इनकम। अब कंट्री की इनकम होती क्या है कि एक सपोज करो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है और ये कंट्री सी है। कंट्री ए के अंदर पॉपुलेशन 100 है, कंट्री बी के अंदर पॉपुलेशन 80 है और कंट्री सी के अंदर पॉपुलेशन 50 है। नाउ यहाँ पे जो हमारी टोटल इनकम निकल के आती है पूरी कंट्री की, ये निकल के आती है 8,000 रुपए। इस कंट्री की भी जो हमारी टोटल जो हमारी इनकम है इस कंट्री की, बी कंट्री की, वो भी निकल के आती है 8,000 रुपए। और जो कंट्री सी है,
इसकी जो पूरी इनकम निकल के आती है, यानी कि 50 लोग हैं, इनकी टोटल इनकम निकल के आती है 6000 रुपीज। ठीक है, अब मैंने कहा बताओ कौन सी कंट्री इन तीनों में डेवलप्ड है। आप बताओ किस पे टिक करके आओगे, फटाफट से बताओ मुझे। मैंने कहा कि अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे सर हो सकता है कि आपका ए और बी में से कोई आंसर हो, लेकिन यहाँ पे आंसर पता अपना क्या होगा, सी। क्योंकि जब आप कंट्री की इनकम की बात करते हो ना, वहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर निकल के आता है पॉपुलेशन का। अब मैंने कहा यहाँ पे 100 लोग हैं, इनकी इनकम है 8000, यानी कि एक बंदा यहाँ पे 80 रुपए कमा रहा है, एक बंदे के पास 80 रुपया है। फिर मैंने कहा यहाँ पे जो बी वाली कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन 80 है, 8000 रुपए इनकी टोटल इनकम है, यानी कि एक बंदा कितना कमा रहा है, 100 रुपए। जबकि सी वाले में, सी वाला जो हमारा यहाँ पे केस था कंट्री का, इसमें मैंने देखा कि 50 लोग हैं, 6000 रुपए टोटल पैसा है इनके पास, यानी कि एक बंदे के पास 120 रुपए होंगे। अब मैंने देखा अब ये जो एक एक पर्सन के पास जितना पैसा है ना, उस बेसिस पे तो सी वाले के पास सबसे ज्यादा है। सी वाली कंट्री के पास लोग तो 50 ही हैं, लेकिन हर पर्सन के पास 120 रुपया है। इट मीन्स कि ये जो कंट्री सी है ये ज्यादा डेवलप्ड होगी। अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो ये आएगी डेवलप्ड में, और ये दोनों कहीं ना कहीं डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कैटेगरीज में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमें यहाँ पे सिर्फ कंट्री की इनकम नहीं देखनी है, ठीक है ना। क्या नहीं देखना है हमें यहाँ पे? कंट्री की इनकम के बेसिस पे भी आप नहीं बता सकते हो कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा एक पर्सन की इनकम, इसी को क्या बोला जाता है? एवरेज इनकम, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, क्या बोला जाता है इसको? एवरेज इनकम बोला जाता है। और इसी एवरेज इनकम को हम जानते हैं पर कैपिटा इनकम के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? पर कैपिटा इनकम के नाम से हम इसको जान रहे होते हैं। तो अब बेसिकली आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में पता आपको क्या देगा कि ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डिफाइन अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। ऑप्शन में आपको दे देगा कंट्री इनकम, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा एवरेज इनकम, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा पर कैपिटा इनकम, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा बोथ बी 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप कौन सा टिक करके आओगे? फोर्थ वाला ऑप्शन आप टिक करके आओगे। चीजें समझ में आ रही है ना? पूरा दिमाग में घुस रहा है कि हम क्यों डेवलपमेंट से आगे बढ़े और हम क्यों इन चीजों पे बढ़ते रहे, कि डेवलपमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, वो कैसे आता है, इनकम क्या होती है, फिर कंट्री इनकम और फिर पर कैपिटा इनकम। सारी चीजें माइंड में क्लियर है। तो अब हम फास्ट जो है तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले कि भाई एवरेज इनकम का या फिर पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओ भाई क्या लिखोगे? तो ये होता है इनकम ऑफ अ कंट्री। क्या होता है ये इसका फॉर्मूला? इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी एक देश की जो इनकम होती है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो हमें क्या मिल जाता है? एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, इनकम के बेसिस पे आपने कहा कि एक हमें यहाँ पे फैक्टर मिल गया। पहला फैक्टर हमें क्या मिला? बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे? डेवलपमेंट देखने की, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हम किनको बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड कौन सी होती हैं। पहला हमें यहाँ पे पहली बार जो हमें यहाँ पे फैक्टर निकल के आया वो था पर कैपिटा इनकम का। मैंने कहा ठीक है यार, पर कैपिटा इनकम वाली बात आपकी ठीक है। अब मेरी दूसरी बात सुनो, मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं, इन तीनों को ध्यान से सुनना समझना तो है ही सही, क्योंकि आगे इसी का काम पड़ेगा। इसकी सीधी डेफिनेशन भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस अटेंडेंस रेशियो, कि भाई नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। देखो, सबसे पहले नेट अटेंडेंस रेशियो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जो टोटल बच्चे हैं आपके कौन सी एज ग्रुप के? 14 टू 15 ईयर्स के, ठीक है ना। जैसे कि आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जो बच्चे हैं 14 और 15 ईयर्स के, वो कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक कंट्री में 100 बच्चे हैं, ये कंट्री ए है। इस कंट्री ए में 100 बच्चे हैं जो कि 14 से 15 ईयर के बीच में है, और इन 100 बच्चों में से 80 बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। तो इसका नेट अटेंडेंस रेशियो कितना हो जाएगा? 80% का हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो? 80%, कि भाई 100 में से 80 बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो कि 14 से 15 एज ग्रुप में आते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको 3 फैक्टर बता रहा हूँ, दूसरा फैक्टर यहाँ पे समझना बड़े ही ध्यान से। ये होता है लिटरेसी रेट, ठीक है ना। क्या होता है आपका लिटरेसी रेट? आई होप आपको ये तो सबको पता ही होगा कि लिटरेसी रेट क्या होता है। देखो इसको, इसमें क्या बोलते हैं कि 7 साल से, यानी कि 7 ईयर्स या फिर इससे प्लस एज में जो भी है,
वो यहाँ पे पढ़ना लिखना जानता है, यानी कि जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसको पढ़ना लिखना, अपना नाम लिखना आता हो, ये सब चीज़ें बेसिक आती हो, यानी कि एक लिटरेट आदमी हो, यानी कि 7 ईयर से प्लस में जो भी लोग हैं वो कैसे हों, लिटरेट हों, तो उसको बोला जाता है लिटरेसी रेट। यानी कि अगर मैंने कहा 100 बच्चे हैं किसी कंट्री ए में, इन 100 स्टूडेंट्स या फिर इन 100 लोगों में से जो कि 7 साल से ज़्यादा हैं, ठीक है ना, 7 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उतने 100 लोग हैं, और इन 100 लोगों में से 70 लोग जो है वो अपना नाम लिखना, नाम पढ़ना जानते हैं, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा, 70% का हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लिटरेसी रेट बोला जाता है। अब तीसरी बात यहाँ पे आती है आपकी आपका इन्फेंट मोर्ट देखो, सॉरी, ये आपका होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसे मैं IMR भी बोल सकता हूँ। क्या होता है ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। अब समझना, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। एग्जाम्पल से बता दूं मैं आपको, डेफिनेशन तो लिख ही लेना, अभी मैं लिखा दूंगा डेफिनेशन। सपोज करो यहाँ पे 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, कितने बच्चे पैदा हुए, 1000। ईयर आपका था 2021 का, ठीक है, 2021 का हुआ, और इससे ठीक 1 साल बाद 2022 में कितने बच्चे हैं जो कि 1 साल के हो गए। सपोज करो इन 1000 में से आपका 200 बच्चे जो है वो अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है 1 साल तक होने के बीच में ही। ध्यान देना, 1 साल के नहीं हो पाते हैं, उससे पहले ही 200 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो बचे कितने 1 साल बाद, 800 बच्चे। तो यहाँ पे मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना बोलूंगा कि भाई 800 जो है 1000 में से बच्चे बच रहे हैं। रेट निकालना है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 80% आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी IMR कितनी है, 80% की है। तो इतनी सी बात क्लियर हुई। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, राइटिंग थोड़ी सी आप समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो, है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 1 ईयर, ऑफ एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर। इसकी डेफिनेशन मैं लिख ही देता हूं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो ऐसे। तो इसकी डेफिनेशन आप पॉज करके लिख लो। क्या है यहाँ पे आपका, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों की, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना। 1000 चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में कितने बच्चों की यहाँ पे डेथ हो गई, वो क्या कहलाता है, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। बात समझ में आती है इतनी सी आपको, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको फैक्टर्स बताए। अब मैंने आपसे कहा कि हम जब बात कर रहे थे डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है, वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर तो एक इनकम का हो गया कि भाई पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी कंडीशन दिखाता हूं। देखो, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। अब मैंने कहा कंट्री ए में जो है वो 100 लोग रहते हैं और इनकी जो इनकम है वो यहाँ पे 9000 है, ठीक है ना, कितनी है, 9000 है। और कंट्री बी है यहाँ पे जिसमें रहते तो 100 ही लोग हैं, लेकिन इनकी जो इनकम है, यानी कि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 9000 की जगह 8500 ही है, ठीक है ना, 8500 है। फिर मैंने यहाँ पे आपको कुछ और डेटा बताया। मैंने कहा कि ये जो कंट्री ए है ना, इसके अंदर यार लिटरेसी रेट 60% का ही है, और जो कंट्री बी है यहाँ पर लिटरेसी रेट आपका अराउंड 80% का है। फिर मैंने कहा इतना ही नहीं, यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, यानी कि जो उनका अटेंडेंस रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, वो यहाँ पे इन लोगों का तो 70% है, जबकि इनका अगेन 80% नेट अटेंडेंस रेशियो है। फिर मैंने कहा जो मोर्टेलिटी रेट है यार, यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है ना कंट्री ए के पास में, वो है कहीं ना कहीं अराउंड आपका 75%, यानी कि इतने बच्चे यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वही मैंने बी में कहा कि इनका 95% का इनका जो मोर्टेलिटी रेट है। अरे यार वेट अ सेकंड, ये मोर्टेलिटी रेट में मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा लिखा दिया। हाँ, यहाँ पे 800 जो बच जाते हैं बच्चे, वो मोर्टेलिटी नहीं है, जो बच्चे खत्म हो गए, यानी कि अगर 200 बच्चे खत्म हो गए हैं तो मोर्टेलिटी रेट कितना रहेगा आपका, 20 का रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको यार थोड़ा सा करेक्ट कर लो यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल आपका गलत चला गया, वेट अ सेकेंड। एक्चुअली अभी जो है मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब आपका नाइट का 1:30 हो चुका है और अभी मुझे बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन बोला हुआ है आपकी क्लास होनी है तो वही ये करते हैं। देखो 1000 है, सपोज करो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला कि ईयर 2021 में 1000 बच्चे पैदा हुए,
ठीक है ना, कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए। और 2022 में यानी कि ठीक एक साल बाद यहाँ पे जो बच्चे जिंदा हैं वो 800 हैं और 200 बच्चों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मेरा मोर्टेलिटी रेट निकल के आएगा वो आएगा 200, और टोटल कितने हैं, 1000 है, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लाइड भी मैं किससे करूंगा, 1000 से ही करूंगा। ठीक है, प्रोपोर्शन 1000 का होता है, तो याद रखना इसमें मल्टीप्लाई भी हम किससे कर रहे होंगे, सॉरी यार, 100 से कर रहे होंगे, है ना, परसेंटेज निकालना है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20% का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे, देखो मैंने यहाँ पे आपसे क्या बोला कि यहाँ पे जो बच्चों का मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, अराउंड 10% के आसपास में ही है। ठीक है, अब दोनों कंट्री का हमने कंपैरिजन किया, मैंने कहा ठीक है इनकी पर कैपिटा इनकम 500 रुपए कम है, लेकिन लिटरेसी इनके पास ज़्यादा है, इनके पास जो मोर्टेलिटी रेट है इनका काफ़ी कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो अटेंडेंस रेशियो है वो भी इनका ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा फास्ट गति से यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, इनका जो ग्रोथ रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस रेशियो इतना है नहीं, जो बच्चे हैं वो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है IMR है वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, और यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होगी इन कंपैरिजन टू कंट्री बी। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कहलाएगा ना वो कंट्री बी कहलाएगा। बात मेरी आप समझ पा रहे हो? अब मैं आपको इसका फैक्चुअल एग्जांपल देता हूं। अभी हम डेवलप्ड कंट्रीज पता है किनको बोलते हैं, ये आपका फैक्ट है, इसको नोट कर लेना, सीधा एग्जाम में टपकेगा ये। डेवलप्ड कंट्रीज हो गई और आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, अंडर डेवलप्ड। अब देखो जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितनी होती है या फिर एवरेज इनकम कितनी होती है, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, मैं इसको PCA लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखो जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो हम डॉलर्स में कर रहे हैं। ठीक है ना, किस में कर रहे हैं, डॉलर्स में। तो जहां भी जिस भी कंट्री में एनुअल इनकम, क्या बोल रहे हैं, एनुअल पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, $49,300 से ज्यादा होगी या फिर $49,300 होगी, तो उस कंट्री को हम क्या बोल देंगे कि ये डेवलप्ड कंट्री है। ध्यान देना, और ये डॉलर कौन सा, US डॉलर। ठीक है ना, तो जिस भी कंट्री में लोगों का जो इनकम है वो US डॉलर 49,300 से ज्यादा होगी, हम उसे क्या बोल देंगे, डेवलप्ड। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जिन भी कंट्रीज की यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, देखो US डॉलर 2500, ठीक है ना, देखो क्या बोला मैंने, US डॉलर 2500, ये क्या है, पर एनम की बात हो रही है, यानी कि हर साल। तो हर साल कोई एक पर्सन अगर 2500 पर डॉलर 2500 US डॉलर से कम कमाता है, पर कैपिटा इनकम है ये किसी भी कंट्री की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लो इनकम कंट्री। ठीक है ना, इसे बोलते हैं लो इनकम कंट्री बोला जाता है, और ये किस में आएगी, आपकी अंडर डेवलप्ड में आती है। इसको याद रखना, सीधा का सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, NCERTs में गिवन है ना। अब समझना, और ये जो जिनकी भी इनकम 49,300 से ज्यादा है तो इनको क्या बोल देंगे, ये कहलाती हैं रिच कंट्रीज। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, रिच कंट्रीज बोलते हैं, या फिर आप इनको हाई इनकम कंट्री भी बोल सकते हो। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज भी इनको बोला जाता है। तो ये दो चीजें आप याद रखना, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द रिच कंट्री, तो जिसकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर 49,000 पर एनम से ज्यादा होगी। याद रखना, ये जो भी डेटा है मैं आपको पर एनम का बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये तो दो टाइप की हो गई कि एक हो गया आपका हाई इनकम कंट्रीज, एक हो गई लो इनकम कंट्रीज। अब जो हमारा इंडिया है, ठीक है, अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम पर एनम, है ना, तो ये कितनी है, ये है आज के टाइम पे आपकी अराउंड $6,700। ठीक है ना, 6,700 US डॉलर। तो ये जो है आपका इंडिया को हम क्या कहेंगे, ये लो मिडिल कंट्री है। ठीक है ना, लो मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि 2500 से कम तो नहीं है, यानी कि लो में तो नहीं आता है, लेकिन ये हाई में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या रह जाता है, आपका लो मिडिल इनकम कंट्री कहलाती है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को, जो लो में भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, ऐसी कंट्रीज को क्या बोला जाता है, डेवलपिंग कंट्री। इसलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं कि इंडिया कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ना तो लो वाले आपके क्राइटेरिया में है हमारी पर कैपिटा इनकम, ना ही हमारी पर कैपिटा इनकम रिच वाले में है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? फटाफट से
हाँ बोलो, यहाँ तक समझ में आता है क्या? लेकिन अब मैंने आपको ऊपर कुछ और बताया था कि इनकम के अलावा कुछ फैक्टर्स को और देखा जाता है। लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, आईएमआर हो गया। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको आगे चल के बताता रहूँगा। उन सारे फैक्टर्स को देख के ना ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि कहीं न कहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होंगी ना पूरे विश्व में जहाँ पे जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं और आईएमआर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और फिर जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। समझ रहे हो? तो जब ये सब चीज़ें लिटरेसी रेट कम होता जा रहा है और आपका आईएमआर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो देश के पास अगर पैसा भी है, तब भी हम उसे क्या कहेंगे कि ये अंडर डेवलप्ड ही है। तो जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है ना आज के टाइम पे, जो कौन-सी है मिडल ईस्ट कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, ध्यान देना। इनमें बहुत सी कंट्रीज़ के पास पैसा तो है, इनका पर कैपिटा इनकम तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट है नहीं, वुमेन को यहाँ पे आज़ादी नहीं है, उनको जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कहीं न कहीं लोगों के जो राइट्स हैं वो दबाए जाते हैं। तो इसलिए इन कंट्रीज़ को जब पर कैपिटा जो इनकम है जो इनका पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा होने के बावजूद इनको डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बोला जाता है। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे हमें सारे फैक्टर्स को देखना होता है। अब मिडल ईस्ट, अब ये क्वेश्चन एक आपका टीसीएस के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मिडल ईस्ट कंट्री कौन सी नहीं है। तो अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो मिडल ईस्ट में टोटल 18 कंट्रीज हैं। कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, कहीं 26 भी मिलेगा, लेकिन ये जो है वो पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट नहीं है, ये अरब कंट्रीज हैं। ठीक है ना? टोटल अरब कंट्रीज हैं 26 या 28। लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये टोटल 18 ही होती हैं। इनके मैं आपको नाम भी चलो बता देता हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको आ भी सकता है, तो देख लो यार इनके नाम। आपका बहरीन हो गया, बहरीन हो गया, सिप्रस हो गया, सिप्रस, ठीक है ना, सिप्रस हो गया, बहरीन हो गया, ईरान, इराक, इजराइल। ठीक है, आई से एक आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया। देन मिडिल ईस्ट में आपका आ जाता है इजिप्ट भी हो गया। ठीक है ना, इजिप्ट हो गया। और फिर अपना सऊदी अरेबिया तो है ही सही। ठीक है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ये भी कौन सी है? मिडिल ईस्ट कंट्री है। देन आपका जो कुवैत हो गया। ठीक है, कुवैत के साइड से आपका ओमान हो जाता है, और ओमान के बाद अपना लेबनान ले लो। ठीक है, लेबनान और इजराइल के साथ में जो सबसे ज़्यादा इशू लगा रहता है फ़लस्तीन का। देन आपका सीरिया हो गया, है ना, सीरिया, और यूएई हो गया। ठीक है, यूएई और यमीन हो जाएगा। कितने हो गए यार ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना? अब आपके तीन और रहते हैं। अच्छा, एक तो आपका इसमें जॉर्डन रह गया, जॉर्डन भी आपका मिडल ईस्ट में आता है। और जॉर्डन के अलावा अब क्या रह गया इसमें? हाँ, टर्की। ठीक है ना, टर्की हो गया अपने 17, ये हो गए 18 यार। एक कंट्री कौन सी यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ। सिप्रस कर दिया है हमने, इजराइल भी कर दिया, हाँ कतर रहता है ना, कतर भी आपका क्या है? मिडल ईस्ट में आता है। तो ये टोटल 18 कंट्रीज हैं जो कि मिडल ईस्ट कहलाती हैं मिलकर के। अच्छा, अब मजे की बात यह है, ये 18 तो क्या हो गए? मिडल ईस्ट हो गए, है ना? और मैंने आपको बताया ना टोटल 26 बोलते हैं, तो एक कहलाता है आपका ग्रेटर मिडल ईस्ट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर मिडिल ईस्ट। ठीक है ना, ग्रेटर मिडिल ईस्ट। तो जब ग्रेटर मिडिल ईस्ट बोला जाए तो बस आप ये याद रख लेना कि इस ग्रेटर मिडिल ईस्ट का मतलब क्या हो गया, कि इन्होंने जितनी भी और मुस्लिम कंट्रीज हैं आसपास की उनको भी इसमें इन्होंने डाल लिया। टोटल 7 कंट्रीज और इसमें ये डाल लेते हैं, 18 + 7 कर लेते हैं। जैसे कि आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। देन आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, और इसके अलावा आपका जिबौती हो गया। ठीक है, जिबौती, और इसके अलावा अपना ये सूडान का एरिया हो गया, सोमालिया, सूडान हो जाता है इसमें आपका, सोमालिया हो जाता है, और मैग्रेब आ जाएगा। ठीक है, मैग्रेब, मैग्रेब। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना? एक और बचता है अभी। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, जौती, सूडान, मैग्रेब, सोमालिया। अच्छा, अभी एक कोमोरोस। ठीक है ना,
ये जो आपके टोटल 7 कंट्रीज को और इन 18 कंट्रीज में मिला दिया जाए तो इनको टोटल मिला के बोल देते हैं ग्रेटर मिडल ईस्ट। ये सब क्यों कहानी इतनी बताई है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है मिडिल ईस्ट के बारे में। तो याद रखना मिडिल ईस्ट को हम क्यों इंक्लूड नहीं करते। एक तो इनका जो है इनकी अलग ही यहाँ पे रूल्स हैं, इस्लामिक इनकी अलग से इनका OIC चलता रहता है, ठीक है, और वुमेन्स को इतने ज़्यादा राइट है नहीं, जेंडर इक्वलिटी है नहीं, तो हम इसलिए इनको क्या नहीं बोलते कि ये डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। जबकि आप देखोगे UAE में तो पैसा जो है भरा पड़ा है, बट स्टिल क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो राइट्स नहीं है, लोगों के पास में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इनको डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बोल पाते हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी यार, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेवलपमेंट हमने क्यों समझा, क्या चीज़ें। सपोज करो मैं आपको सीधा आके बोल देता कि ये कंट्रीज डेवलप्ड है, ये नहीं है, अब आप कहोगे सर इनके पास पैसा भी है तब भी क्यों डेवलप्ड नहीं बोल रहे हम इनको। तो अब जब हमने ये स्टेज वाइज चीज़ों को समझ लिया तो आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी और अब आपके माइंड में घुस भी गया होगा। अब इस लेक्चर को फटाफट से पूरा रिवाइज करके फिनिश अप कर देना है आज के आज। आई बात समझ में? और आई होप आपको क्लैरिटी तो आई गई होगी। इसके अलावा जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो मैं जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार, उतनी मेहनत से मुझे आपका डेडिकेशन भी चाहिए। और अब देखता हूँ इस पर कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है, उसी के बेसिस पे जो है आगे क्लासेस आएंगी। हो सकता है आपको एक आध दिन का गैप मिल जाए अभी आने वाले टाइम में, बट स्टिल जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेहनत करते रहना यार, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो नहीं होता है, ठीक है। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता ही है एनी हाउ। अभी आप जाके टेलीग्राम पे देखना, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं, उनसे आप पढ़ोगे, उनसे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे कैसे बच्चों ने पढ़ा है, क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो बस खैर यार इस सेशन को यहीं पे अभी एंड करते हैं। मेहनत करते रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है ना। मेहनत तो करनी है, अच्छे से पढ़ो एंड मैथ्स वगैरह अच्छे से रिवाइज करते जाओ। और भी चीज़ें जो होंगी वो टाइम टू टाइम देता रहूँगा। एंड करता हूँ सेशन को आज यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।